मैं ख्वाब देखता हूँ पाकिस्तान का कि अभी बड़ा अजीम मुल्क बनने जा रहा है। हम आजाद कश्मीर के अवाम के वोट के ताकत पे MC का भी बंदोबस्त करेंगे, वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। PDM ठुस है, क्या PDM करे? कश्मीर के बाद आप देखें हालात बदलने जा रहे हैं। इमरान खान नियाजी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। ये बात दुरुस्त है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको इंटरवीन करके हमें जो एक डायरेक्शन है या एक यकसुई के साथ एक तरफ जाना है लेके चीज़ों को उस पर हमें हदायत जारी करनी चाहिए। राना तनवीर साहब को क्लैरिटी नहीं है, मैं हाजिर हूँ, मैं उनकी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे वजीर भी नहीं है, मुझसे पूछ लें, जिसको नहीं पता शहबाज साहब से पूछ लें, मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ लें। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का। बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आज। प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं ग्वादर में, बाकी बातें तो की, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए और इनॉग्रेट किए, सब कुछ किया, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जैसे आपने इब्तदाइये में सुना भी, और उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अस्करियत पसंदों से बात करूँ। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने ये भी कहा कि ये माजी में ये इंडिया से भी इस्तेमाल होते रहे हैं सब कुछ, यानी कि उन्होंने लाइन ड्रॉ नहीं की जो गुड तालिबान बैड तालिबान के अंदर कुछ कंडीशंस थी कि कौन से लोगों से हम बात करेंगे, इसके पसंदों में से किससे नहीं करेंगे, हत्ता कि वो लोग अगर वो इंडिया के हाथ काम भी किया है उनसे भी बात करेंगे। बात यहाँ पे इमरान खान की नहीं है। हमें बड़े वाज़ेह तौर पे पता है कि हमेशा से बलूचिस्तान के ऊपर पिछली 3-4 दिहाइयों से जो फ़ौज का व्यू पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। इसलिए जब मिसिंग पर्सनस की बात हुई, जब दूसरी चीज़ों की बात हुई, हत्ता कि जो इलेक्शंस लोकल बॉडी के इलेक्शंस भी हुए, वहाँ पे कहा जाता है कि फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी जो सा नहीं हिल सकता। सो अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बात की है तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि क्या फ़ौज का जो नज़रिया है, जो व्यू पॉइंट है वो बदल गया है। और ख़ास तौर पे जो कुछ दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग हुई उसके अंदर भी जब बलूचिस्तान की बात हुई और बात बलूचिस्तान से ज़्यादा पख्तून एरिया की हो रही थी, जब मोहसिन दावर ने बात की तो वहाँ पे भी आर्मी चीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम क्यों चाहेंगे किसी को पकड़ना, हम क्यों चाहेंगे, हम मुसलमान हैं, हम उन्हें गले में फंदा क्यों डालेंगे। क्या जो रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बाद रोल बढ़ता जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट का कि पहले इमरान खान स्पीच करते हैं बजट स्पीच में वो कुछ नहीं कहते। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी उन्होंने क्या कहा बल्कि क्या नहीं कहा। उन्होंने चोर चक्का किसी को नहीं कहा, नाम लेके ले दे नहीं की, उन्होंने ऑफ़र की अपोजिशन को। फिर नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग होती है, उसमें तमाम अपोजिशन आती है और बड़ी खुल के बातें होती हैं। आज वो बलूचिस्तान में जाके एक बहुत बड़ी ये बात भी करते हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ तो अपोजिशन का ताल्लुक़ है उनके आपस की अजीब कन्फ्यूजन समझ नहीं आ रही। बहुत सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, राना तनवीर हमेशा वज़ीर रहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जी बड़ी कन्फ्यूजन है, तो उनको आड़े हाथों ले लिया शाहिद हक़ान अब्बासी ने। वो ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन राना तनवीर भी कोई लाइट वेट नहीं है। तो ये हो क्या रहा है। और अगर कश्मीर में हम देख रहे हैं जो स्केड्यूल अभी तक हमें बताया गया है उसके अंदर मरीम नवाज़ अलहदा जलसों से ख़िताब करेंगी, शहबाज शरीफ अलहदा जलसों से ख़िताब करेंगे। तो ये जो ऐसी विरासत की जंग थी क्या अब खुल के सामने आ गई है, क्योंकि पार्टी के अंदर सीनियर लोग हैं, अगर उनके को भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, पब्लिक डिस्प्लेस ऑफ यूनिटी अब नहीं होंगे, तो क्या अब ये PMLN ख़ुद इस शिकार का शिकार हो रही है। और तीसरी, आज से 44 बरस कबल आज ही के दिन 5 जुलाई 77 को जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत का तख्ता उल्टा था और माशरा लगाया था, और शायद ये टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की तारीख़ में, जब एक रोशन ख्याल प्रोग्रेसिव कौम को मज़हब के नाम पर मैं तो कहूँगा सियासी मुनाफिकत की गई। और फिर बड़े सवाल उठते हैं और लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान का एसेंस पब्लिक था वो ज़ियाउल हक ने बदल दिया, उन्होंने मुनाफिकत को जन्म दिया, मजहबी इंतहा पसंदी उनकी वजह से आई, ग्रोहों में बढ़ गई ये कौम। उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर हमें ज्वाइन करेंगे लेटर हाफ में चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। उन्होंने भी उस ज़माने में आई विटनेस अकाउंट भी बहुत है, लेकिन हम बाकी चीज़ों पे मेरे साथ शामिल होंगे। आज हुमायूं अख्तर साहब सीनियर लीडर PTI, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स रहे हैं, नफीसा शाह साहिबा हैं MNA,
एंड सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मलिक अहमद खान साहब हैं, पंजाब असम्बली में MP हैं और ये स्पोक्स पर्सन भी हैं। लेकिन आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा शुरू करना चाहूँगा। अब्दुल मालिक बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मालिक भाई जी। ये बताइए डॉक्टर साहब, ये जो आज इमरान खान साहब ने बात की है कि मैं बात करने का सोच रहा हूँ और तमाम लोगों से, अस्करियत पसंदों से कोई लाइंस ड्रॉ नहीं की, क्या ये इमरान खान की सोच है, नई सोच है, या फौज की पुरानी सोच बदल गई है, और किस तरह देखते हैं ये एक सीरियस बात बढ़ पाएगी आगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये मजाक है जो हमारे साथ करते रहते हैं। ये बिल्कुल बलूचिस्तान के मसले पे संजीदा नहीं है। मुझे इसका बखूबी तजुर्बा है। मैंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम मुल्क की क़यादत और अस्करी क़यादत बैठा हुआ था। मुझे उन लोगों ने कहा कि जी आप जाके अस्करी जो हमारी जमायती हैं उनसे बात कर लें, क्योंकि हम ये समझते हैं मालिक भाई कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है। फिर मुझे टास्क दिया गया, मुझे इख्तियार दिया गया। मैं जब गया वहाँ पे बहुत से जो दोस्त थे उन लोगों ने हमारी इज्जत की और वो राजी हो गए बातचीत के लिए। जब मैं वापस आ गया फिर मुकर गए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस मसले पे संजीदा है। और बलूचिस्तान का बुनियादी मसला लापता अफराद का है, और ये जो हमारे यहाँ एक जंग शुरू हुई है जो यहाँ के महरूमियों की वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, सियासी क़यादत भी मुख्तलिफ है, अस्करी क़यादत भी मुख्तलिफ है, चाइना की इतनी इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड आ गई हुई है और भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, सो ज़मीनी हक़ाइक़ भी मुख्तलिफ हैं। तो फिर क्यों नहीं, और अब जो रीजन का मसला है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देख के तो ज़रूरत बन गई है कि बलूचिस्तान में अमन हो। तो अब आपको क्यों, आप इस पर इतना शक कर रहे हैं? मैं समझता हूँ लेकिन ये वक्त पे गुजरी है। हम ये समझते हैं कि इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो यही तो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहता हूँ मैं। वज़ीर आज़म जो है ना कह तो दिया है लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि मुझे तजुर्बा है इसका। मैं गया, मैंने लोगों को राजी किया, फिर जब आया वो मुकर गए। तो मैं लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म कौन था? उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे। उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? आर्मी चीफ कौन था? जनरल राहिल साहब थे। तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अब वो दोनों लोग नहीं हैं और बहुत सी हकायक बदल गए हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ ना, मैं अपनी तजुर्बे की बात कर रहा हूँ मालिक भाई। खुदा करे कि वो सही कह रहे हो, खुदा करे कि बलूचिस्तान का मसला जो है ना मुज़ाकरात से हल हो, लेकिन लगता नहीं है मुझे, क्योंकि वो ये बातें तो कहते हैं अवाम की कंजप्शन के लिए, क्योंकि मुझे भेजा गया, मैंने उसको अप्रोच की। तो बड़ी बदकिस्मती है जी कि बलूचिस्तान में हम पार्लियामेंट को कोई हैसियत है, यहाँ ना इलेक्शन होते हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ टप्पामारी होती है। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ या काइंडली रहिएगा। हमायूं आपसे बात शुरू करता हूँ। आपके वालिद साहब फॉर्मर ISI के चीफ भी थे जौलक साहब के ज़माने में, वो तो बाद में बात करेंगे। आपने बड़े करीब से देखा बलूचिस्तान के इशू को। क्या वाकई जो प्राइम मिनिस्टर की ये आज की स्टेटमेंट है, किस तरह ये डॉक्टर साहब और इस तरह के लोग ट्रस्ट करेंगे? अगर ये जो हुकूमतों में रहे लोग हैं, अगर इनको शक है, तो फिर जो लोग पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं वो कैसे बात मानेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब की बात में जब अरसा दराज से आप समझ रहे हों कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, बातचीत नहीं हो रही, जो तरीका अपनाया चाहे वो अपनाया नहीं जा रहा, तो एक स्केप्टिसिज्म तो होता है। मैं डॉक्टर साहब का सोच समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी नज़र में आर्मी की जो इस वक्त की और एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है वो प्रैग्मेटिक लीडरशिप है। आपने देखा कि इंटरनेशनली भी काफ़ी प्रैग्मेटिज्म देखने में आ रहा है, और जहाँ तक अभी अमेरिकन विड्रॉल है, इसमें भी बहुत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ये जो अमन व अमान कायम होना है, इसमें पाकिस्तान का भरपूर हिस्सा हो, और बड़ी खुशाइन बात है, और हमें इस पे
पॉजिटिवली सोचना चाहिए। वक्त बता देगा जी कौन कितना जेन्युइन। मुझे हमायूं साहब एक बात तो बताइए, प्राइम मिनिस्टर सेपरेटिस्ट के साथ बात कर सकते हैं, टेररिस्टों के साथ बात कर सकते हैं, जिन लोगों के बारे में वो कहते हैं कि जी अगर इंडिया ने भी उनके साथ इस्तेमाल किया है तो उनके साथ मैं बात करने पे तैयार हूँ, अपोजिशन से क्यों नहीं मिलते, हाथ मिलाने पे तैयार नहीं है? अगर नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग है वहाँ वज़ीर आज़म आते नहीं हैं, अगर नेशनल असम्बली में आते हैं जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं शेकिंग ऑफ हैंड्स वो नहीं करते, क्या ये PMLN वाले PPP वाले पहाड़ियों फरारियों से भी ये ज़्यादा बुरे लोग हैं? नहीं, बिल्कुल बुरे लोग नहीं हैं। आजकल तो वैसे भी कोविड का ज़माना है, हाथ नहीं मिलाए जाते मालिक, आपको मालूम ही है। लेकिन आई पर्सनली फील कि ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो आखिरी स्पीच थी बजट के टाइम पे, आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में खुद जिक्र किया, उस स्पीच में बहुत अच्छा एजेंडा पेश किया गया और मुझे उम्मीद है इलेक्टरल रिफॉर्म्स पे बातचीत की पेशकश भी की गई है और मुझे उम्मीद है लेकिन वो आज वो शुरू हो गए हैं दोबारा बलूचिस्तान में। उन्होंने ग्वादर में फिर कहा है कि नवाज शरीफ तो शायद कभी आया ही नहीं है ग्वादर, और जरदारी भी नहीं आए और ये इनको फ़िक्र ही नहीं थी, सारे माल बनाने में लगे हुए थे। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड हमने निकाले ये चीज़ें, नवाज शरीफ साहब ने ग्वादर के 4 विज़िट्स किए हुए हैं, लेकिन 1 डे विज़िट्स ही हैं, ठहरे नहीं थे। जरदारी साहब का हमें कोई नहीं मिला। लेट मी गेट इन्वॉल्व मलिक अहमद ख़ान साहब ऑल्सो इन दिस। बलूचिस्तान की तो बात हमारे सामने ही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। मलिक साहब, ये जो इमरान खान तैयार है सबसे बात करने के सिवाय आप लोगों के? नहीं, हमारे साहब का बहुत शुक्रिया। देखें, ये इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि मैं उन लोगों से भी बात करने को तैयार हूँ बलूचिस्तान में, तो डॉक्टर मालिक का जो कंसर्न है उसको आपने 2 पर्सपेक्टिव्स में देखना है। एक तो इस पर्सपेक्टिव में देखना है कि क्या इट इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन, क्या ये फ़ैसला वज़ीर आज़म सियासी बुनियादों पे इसका कोई फ़ैसला ख़ुद करने के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, या ये एक थॉट प्रोसेस है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का कि वो वज़ीर आज़म से ये तकाजा कर रहे हैं कि आप इनके साथ इंगेजमेंट करें। अच्छा, और अगर ये ऐसी सूरत है कि जिसमें वज़ीर आज़म ख़ुद लीड ले रहे हैं तो फिर इसके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर तो इसकी वो कॉनोटेशन जो हिंदुस्तान ड्रॉ करता है कि जैसे पाकिस्तान कश्मीर के मामले में हिंदुस्तान से बात करता है, हिंदुस्तान बलूचिस्तान के मामले में पाकिस्तान के लिए वही फॉल्ट लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करता है, और वो लोग जिनकी इंगेजमेंट उस एजेंडे के लिए जो कि इंडिया के उस पूरे मामले को तक़वियत देता है, तो फिर इसमें ये फ़ैसला करना कि अगर तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जा रही है कि इसको एक बिल्कुल नॉन कॉन्फ्लिक्ट रीजन करना है जिसमें कश्मीर पे चाहे हिंदुस्तान कुछ कर ले, बलूचिस्तान में चाहे हिंदुस्तान कुछ कर ले, पाकिस्तान की एक वो पोजीशन जिसके अंदर ये एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। लेकिन आपके ख्याल में क्या ये बात इमरान खान साहब आर्मी से बात करके कर रहे हैं कि ऑन हिज ओन कर रहे हैं? देखें, जो असेसमेंट ऑफ द पर्सन है वो ज़रूरी है। मतलब इमरान खान साहब की अभी तक की जो सियासी बतौर वज़ीर आज़म या बतौर अपोजिशन लीडर के उनकी जो भी अभी तक पोजीशन रही है उसकी बुनियाद पर हम एवेलुएट कर सकते हैं। हम कोई कॉग्निजेंट तो नहीं है डिटेल्स के साथ, लेकिन ओवरऑल एक पोजीशन ये लग रही है कि शायद दोनों ममालिक में अब इस बात का इदराक मौजूद है। नरेंद्र मोदी की आपको इंडिपेंडेंस डे की तकरीर याद होगी जब उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र बड़ा खसूसी तौर पे किया और उसका एक तकाबली जायज़ा कश्मीर के साथ देने की उन्होंने कोशिश की। और अगर आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, क्योंकि इस पर अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने की बात करूँगा तो मेरा ख्याल तो उसमें बड़ा वाज़ेह और 2 टोक है कि आप पॉलिटिकल इश्यूज़ की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस नहीं। नफीसा, आपके ख्याल में किसी की कोई सेपरेटिस्ट आपके ख्याल में ये जो आज इतनी बड़ी बात हुई है, क्या वीसी के चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस है फ़ौज का बलूचिस्तान के सलूशन को हैंडल करने में? क्योंकि अभी तक तो जो हार्ड लाइन थी वो तो डेफिनेटली फ़ौज ही की थी। और क्या इमरान ऑन हिज ओन बात कर रहे हैं? एक प्रॉम्प्टू बात की है कि ये केयरफुली थॉट आउट स्टेटमेंट था?
جی پہلے میں تھوڑا پس منظر آج آپ نے ذکر کیا 5 جولائی کے حوالے سے، تو میں وہ ضرور وہ ریکگنائز کروں گی کہ 5 جولائی کا جو ایک اس ملک کی جمہوریت پر، اس ملک کے وفاق پر، اس ملک کے آئینی ڈھانچے پر ایک ڈکٹیٹر نے شب خون مارا، اس کے اثرات جو ہیں پاکستان کی ریاست پر، پاکستان کی قومیتوں پر، پاکستان کے وفاق پر، وہ آج تک وہ جو ٹریمرز ہیں اس کے وہ محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ آپ اس معاشرے کا جو سوشل فیبرک ہے وہ دیکھ لیں، ایکسٹریمزم دیکھ لیں، سیاسی استحکام دیکھ لیں۔ اب میں آتی ہوں آپ آج کے موضوع پر، اور وہ پھر قومیتوں پر اور صوبوں پر بات ہوگی۔ کشمیر الیکشنز کا دیکھ لیں کہ کشمیر جو اس وقت جو ایک سوچ ہے اس حکومت کی، وہ یہ ہے کہ صوبوں کو فتح کرنا ہے، قومیتوں کو فتح کرنا ہے، ان کو کانکر کرنا ہے۔ سب کو ساتھ ملانے کی جو اہلیت ہے، جو جمہوری سوچ ہے، وہ اس حکومت میں نہیں ہے۔ نہ کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے۔ آپ کشمیر کا آپ اگزامپل دیکھ لیں، پھر میں بلوچستان پر بھی آتی ہوں کیونکہ یہ کرنٹ ہے۔ کشمیر میں یہ ہے کہ جو جماعتیں اس وقت میدان میں ہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گی، کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ وہاں نہیں دیا جا رہا، اور یہ جو وزیر، مشیر، گنڈا پور، شیخ رشید، یہ سارے آپ ان کے صرف بیانات دیکھ لیں، پریس کانفرنسز دیکھ لیں، کشمیر میں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ 1 ووٹ کا 1 کروڑ، 1 ووٹ کا 1 کروڑ۔ تو اب یہ جب ماحول کریٹ کریں گے تو یہ کشمیر کے مسائل کیا اس سے حل ہوں گے؟ ہم کیا ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں؟ بین الاقوامی دنیا میں تو ہم اپنی ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے الیکشنز میں کیا ہم آزادانہ، منصفانہ، اور خان صاحب نے ابھی وعدہ کیا، آفر کیا انفیکٹ، کہ آئیں بات کریں الیکٹورل ریفارمز پر، لیکن ایک طرف ان کی تو کال اور فعل میں جو تضاد ہے وہ ہم کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بلوچستان، آج ان کا 4واں سال غالباً شروع ہوا ہے اس حکومت کا۔ 4ویں سال میں ان کو ابھی خیال آ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں وہ چیزیں جو انیشیٹیوز آپ کو پہلے دن لینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو قوم کو جوڑنا ہے، صوبوں کو جوڑنا ہے، تو یہ پہلے 1-2 لیکن آپ لوگ اس طرح نفیسہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ آپ اگر گئے ہیں تو آپ کا سوال یا شک، آپ کی پارٹی بھی فیڈرل گورنمنٹ رہی، پی ایم ایل این کی بھی فیڈرل گورنمنٹ رہی، اگر آپ لوگوں نے انیشیٹیوز لیے ہوتے، کوئی رزلٹ نکلا ہوتا، تو تب تو آپ ان لوگوں پہ اعتراض کرتے۔ ایٹ لیسٹ انہوں نے کوئی انیشیٹیو تو لے رہے ہیں، نظر تو آ رہا ہے، چاہے بات کی ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک آپ ان بیسس پہ کوئی کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ دس از ناٹ ایٹ لیسٹ، دس از نتھنگ۔ ایٹ لیسٹ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو ہمارا ایٹ لیسٹ آپ سنیں کہ ہم نے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا، اور وہ پہلے 2 سالوں میں کیا۔ خیبر پختونخوا کو شناخت دی، فاٹا ریفارمز کا آغاز کیا، NFC کا جو ہے ایک ایسا پیکج دیا جس سے صوبے آپس میں جڑے۔ آغاز حقوق بلوچستان کے آج تک پیسوں کا پتہ نہیں لگا کہاں گئے۔ یہ شب خون مارتے رہے ڈکٹیٹرز، ان کا ہم نے رستے روکے۔ تو ہم نے تو جو حقیقی آئینی ریفارمز کرنے تھے، جو قومیتوں کو جوڑنا تھا، جو ملک کو جوڑنا تھا، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، جس کی وجہ سے آج تک جمہوریت جیسی بھی ہے اس وقت، تو انہوں نے اس کا اتنا اس کو سیکنڈ ریٹ کر دیا ہے خان صاحب نے، لیکن یہ جمہوریت اس لیے قائم ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے آئینی ریفارمز۔ اچھا وہ باتیں بعد میں، مجھے پہلے اس بات کا جواب دیں، کیا آج کی جونسی یہ پرائم منسٹر کی بات ہے، نفیسہ جو آج کی پرائم منسٹر کی بات ہے، کیا یہ فوج کی بدلتی ہوئی سوچ دکھا رہی ہے یا نہیں؟ This is what I want to know. دیکھیں آپ کا جو ہے شک، آپ کا، میرا بھی وہی ہے کہ ان کی اگر حقیقی سیاسی سوچ ہوتی تو پہلے دن وہ کہتے، جیسے آصف زرداری صاحب نے اپنے پہلے خطاب میں کہا، میں معافی مانگتا ہوں جو بلوچستان کے ساتھ ہسٹوریکل رانگز ہوئے ہیں، تو میں نے نہیں کیا لیکن میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کی شناخت کی بات کی، بحیثیت صدر انہوں نے کوشش کی کہ سارے ملک کو جوڑے۔ ان کو 4تھے سال پر ابھی گوادر کا ان کو خیال آیا ہے تو یقیناً میں ہر ایک سے ایک سیدھا سوال کرتا ہوں، مجھے میں ہر ایک سے، میں نے ملک احمد خان صاحب سے بھی بات کی، میں نے ہمایوں صاحب سے بھی بات کی، آپ سے بھی بات کی، میرا سوال بڑا سیدھا ہے، مجھے جواب آپ لوگ بہت لمبا دیتے ہیں، میرا تو سمپل سوال یہ ہے، کیا یہ جو عمران خان نے آج بات کی ہے پرائم منسٹر نے،
کیا یہ شو کرتا ہے کہ فوج کی سوچ بلوچستان کے اندر ریزولوشن کس طرح کرنا ہے مسئلے کا وہ بدل گئی ہے کہ وہاں بھی پیور ڈائیلاگ پہ آ گئی ہے فوج؟ اس کا میرا ہاں یا نہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سیاست دانوں کو انیشیٹو لینا ہوگا. ہم کیوں ہر چیز فوج کے کندھوں پر ڈالتے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے کچھ انیشیٹوز لیے، ٹھیک ہے کچھ ہمیں کامیابی ہوئی کچھ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن سیاست دانوں کے یہ مسائل ہیں، ہمیں انیشیٹو لینے ہیں، ہمیں لوگوں کو جوڑنا ہے، ہمیں جو تاریخی محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ڈائیلاگ سیاستدان کرتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. آپ نے صحیح سوال ایک پوچھا کہ جو وزیر اعظم پارلیمنٹ میں بات نہ کر سکے، مالک جو بات نہ کر سکے، جو اپنے سیاسی حریفوں سے کسی بھی ایشو پر لیو الون الیکٹورل ریفارمز، کشمیر پہ نہ بات کر سکے، افغانستان پر نہ بات کر سکے، وہ کیا بات کرے گا انسرجنٹ سے، اور وہ کیا بات کرے گا جو مجھے بریک لینا ہے اور ڈاکٹر مالک سے اجازت لینی. لیکن ڈاکٹر صاحب آخری سوال، مسٹرسٹ آپ کا ہے، ماضی اپنی جگہ ہے، سب کچھ ہے، یہ جو بات آج ہوئی ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا؟ کیا کرے وزیر اعظم کہ آپ لوگوں کو یقین آئے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے اور فوج اور وزیر اعظم ایکچولی بات چیت کر کے اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا امیجیٹ سٹیپ لینا چاہیے؟ دیکھیں مالک بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بچے نہیں ہیں. بلوچستان کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ کو ہم بخوبی جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بارے میں نہ وفاقی حکومت کی نہ اسٹیبلشمنٹ کی اس ایشو پہ کوئی سوچ نہیں بدلا ہے. میں آپ کو بالکل ہاں اور نہ میں جواب دیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ سوچ ادھر موجود ہے، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں نہ صرف ملیٹنٹ ہے بلکہ تمام جو جینئر پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو الیکشنوں میں جو ہے نا باہر نکالا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج گوادر میں مجھے آپ بتا دیں کہ ایک بھی لوکل آدمی عمران خان کے اس مجلس میں موجود تھا. ایک سنگل لوکل آدمی نہیں تھا وہاں پہ، ایک سنگل صحافی اس کا اپنا گوادر کا نہیں تھا. یہ حال ہے، وہ گیا ہے تقریر کیا ہے لیکن گوادر والے وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب ہم اس کو کیا بولے مالک بھائی؟ ٹھیک، چلیں آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو خود بٹی پڑی ہے، جو کی اپنی کنٹروورسیز ہیں، اس کے بعد کیا گورنمنٹ کو کسی قسم کی فکر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آفٹر دا بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ وقت اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تو میں ویری کوئکلی سبجیکٹ میں اپوزیشن کی رفت پہ جانا چاہتا ہوں. ذرا وہ شارٹ چلائے گا بٹی صاحب جو شاہد خاقان اور رانا تنویر والا ہے. آپ کی جماعت کے اندر ایک اکثریتی گروپ ہے جو اب نہیں لڑنا چاہتا اسٹیبلشمنٹ سے، جو مفاہمت کی طرف جانا چاہتا ہے. کیا لگتا ہے کہ مزید ٹکراؤ کے راستے پہ چلنا، کیا یہ آپ کی اپنی جماعت کے لیے، ملک کے لیے، کیا یہ صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے. یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. ابھی ہمارے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کو انٹروین کر کے ہمیں جو ایک ڈائریکشن ہے یا ایک یکسوئی کے ساتھ ایک طرف جانا ہے لے کے چیزوں کو اس پہ ہمیں ہدایت جاری کرنی چاہیے. رانا تنویر صاحب کو کلیئرٹی نہیں ہے. میں حاضر ہوں، میں ان کی پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. میرے وزیر بھی نہیں ہیں، مجھ سے پوچھ لیں. جس کو نہیں پتا شہباز صاحب سے پوچھ لیں، میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں. ملک صاحب ویری کوئکلی کلیئرٹی ہے کیا؟ کدھر کھڑے ہوئے آپ لوگ؟ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، نہیں لڑ رہے ہیں؟ کون سا بیانیہ چل رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس میں کلیئرٹی درکار کہاں ہے. بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ آپ نے تو صرف دو اصولی موقف ہیں کہ آپ سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں جھگڑا ود اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ ریکوائرڈ ہے؟ سول سپریمیسی. نہیں، رانا تنویر خان ملٹیپل ٹائم وزیر بنے ہوئے ہیں، بچے تو نہیں ہیں. آخر وہ بات کر رہے ہیں تو ہم سب کو پتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ شہباز شریف کی اپروچ اور نواز شریف مریم کی اپروچ کی بات کر رہے ہیں. تو کون سی اپروچ چل رہی ہے؟ نہیں، یہ تو
نہیں دیکھیں میں تو بنیادی سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دونوں کی اپروچز کو آپ لے لیں، اگر شہباز صاحب کی اپروچ یا مریم صاحبہ کی اپروچ میں کوئی بظاہر آپ کو فرق لگتا بھی ہے تو اس کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ کیا یہ نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی کی بات ہے؟ تو وہ کون سی سویلین سپریمیسی ہوگی جو ایک کانفلکٹ کے نتیجے میں پیدا ہوگی؟ اس میں تو طاقتور زیادہ سپیس آکوپائی کر جائے گا۔ اس کا واحد رستہ ڈائلاگ ہے، آج کر لیں کل کر لیں۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے، پارلیمنٹ میں چاہے سیکیورٹی کے ریزن پہ ایک پارلیمانی پارٹی کی بریفنگ ہوئی تو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا چیف، آرمی چیف کا، ڈی جی آئی کا پارلیمنٹ میں جانا کیا پارلیمنٹ کی اس اہمیت کو زیادہ اجاگر نہیں کرتا؟ نفیس صاحب مجھے یہ بتائیے ویری کوئکلی لاسٹ کامنٹ، آپ کی ملک صاحب آپ کی بات بڑی کلیئر سمجھ آ گئی ہے۔ نفیسہ آپ کے خیال میں کیا اس پارٹی میں جب تک وراثت کا معاملہ طے نہیں ہوتا تو کیا پی ایم ایل این کی پولیٹکس کلیئر ہو پائے گی؟ آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کا الائنس بھی بالکل ٹوٹ کے رہ گیا اب۔ دیکھیں میں اس پر کومنٹ نہیں کروں گی، ان کے پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں، کس کو کہاں جانا ہے، کون پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، کس کو کیا بات کرنی ہے، کون سے جلسے میں جانا ہے، یہ ان کا اپنا پروگیٹو ہے۔ جہاں تک ہماری جماعت کی بات ہے اور آل پارٹیز کی یونٹی کی بات ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو مین پرنسپلز ہیں جہاں اپوزیشن کو اکٹھا ہونا ہوتا ہے وہ ہوئی بھی ہے۔ حال ہی میں آپ یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز دیکھ لیں، ہم سب اس پہ ایک ہیں، ہم بحیثیت اپوزیشن ہمارے کوئی تفریق نہیں ہے۔ بجٹ میں ہم سب نے جوائنٹ پیپلز پارٹی کو کس کا بیانیہ زیادہ پیپلز پارٹی کو کس کا بیانیہ زیادہ پریگمیٹک لگتا ہے، شہباز شریف کی اپروچ کہ نواز شریف صاحب کی اپروچ؟ دیکھیں ہم یہ کیوں ڈیسائیڈ کریں، جو ان کے عہدیداران ہیں جس لیول پر ہمیں انگیج وہ ہم کر رہے ہیں، جو نمائندہ وہ بھیج رہے ہیں، اگر ہماری مڈ ٹیئر پارٹی کی میٹنگ ہے تو اس میں اپنے ریپریزنٹیٹیو جو بھیجیں گے، آپ تینوں کا بہت شکریہ فار دس سیگمنٹ، وی رن آؤٹ آف ٹائم۔ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے چودھری اعتزاز احسن سے بات کریں گے، ضیاء الحق صاحب کا ٹیک اوور آف ٹوڈے اور کس طرح اس نے پاکستان کو کیا دیا، کیا پاکستان سے چھین لیا، کیا اچھا تھا کیا برا تھا، آفٹر دس بریک۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ 44 سال پہلے آج ہی کے دن 5 اگست 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا اور پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ چلا۔ اس سے پہلے بڑی روشن خیالی تھی، سب کچھ تھا، انہوں نے اسلام کا نام لیا، دین کا نام لیا، مذہبی انتہا پسند گروہوں کو اس ملک میں بڑی پولیٹیکل سپیس دی اور ہم نے دیکھا پورا کلچر بدل گیا۔ اور ہسٹورینز کنٹمپرری اور دوسرے لکھتے ہیں کہ آج جو پاکستان کے مذہبی مسائل ہیں یا انتہا پسندی ہے، اس کا جو جینیسس ہے، سٹارٹ ہے، یہ ہوا ضیاء الحق صاحب کی اور ان کی ڈپلیشس پالیسیز کی وجہ سے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی سے بات کریں جن کا تعلق تمام معاملات سے بہت رہا ہے، چودھری اعتزاز احسن، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آپ جانتے ہیں اور ہمیشہ سے ایک پروگریسو مائنڈ رہے ہیں۔ چوہدری صاحب 5 جولائی 1977 پاکستان تو ہمیں پتہ ہے کہاں تھا، آپ کہاں تھے؟ میں تو لاہور میں تھا اور اپنے گھر میں تھا اور بس ابھی سمجھے کہ سویا ہی تھا، کیونکہ وہ خبریں ہم جب تک خبر یہ نہیں سنی کہ پی این اے کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں سمجھوتا ہو گیا ہے، یہ خبر جب تک آ نہیں گئی اور یہ طے ہوا ہے کہ دوسرے دن اگلے دن 5 جولائی کو، یعنی یہ 4 اور 5 کی درمیانی رات تھی لیکن 5 کی صبح تھی، تو وہ دستخط ہوں گے معاہدے پہ اور ری الیکشن، دوبارہ الیکشن ہوگا اور جو بھی معاہدہ تھا۔ تو اس بڑی ایک تسلی کے ساتھ ہم سو گئے کہ حل نکل آیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور لیکن جب صبح اٹھے، زیادہ دیر نہیں، کوئی 3-4 گھنٹے ہی سویا ہوں گا میں بھی اور میرے گھر والے بھی سارے۔ تو صبح جب ہم گھر والے اٹھے تو
वो नक्शा ही बदला हुआ था। वो आज मजमून छपा हुआ है, वो अनवर महमूद साहब का फॉर्मर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, वो उस वक्त स्टाफ अफसर थे हफीज़ पीरज़ादा के, उन्होंने मजमून छापा हुआ है कि मुझे पीरज़ादा साहब ने ड्राफ्ट भी दिखाया कौन सा जो एग्रीमेंट हुआ हुआ था। कहते हैं मैंने उनसे पूछा कब साइन होगा, तो उन्होंने कहा एक आध दिन में साइन हो जाएगा। वो तो तारीख़ है। मुझे ये बताइए चौधरी साहब, क्या किया ज़ियाउल हक की पॉलिटिक्स ने या उनका जो व्यू पॉइंट था उससे पाकिस्तान को क्या हुआ? हमारी जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, क्या हम ज़ियाउल हक पे डाल सकते हैं? एक तो उसने ये किया कि उसने पाकिस्तानियों से पाकिस्तानियत ख़त्म करने की कोशिश की और बहुत हद तक कामयाब हो गया। पाकिस्तानियों से पाकिस्तानियत ख़त्म हो गई। पाकिस्तानियत किस तरह ख़त्म हुई कि पाकिस्तान एक कॉम्बिनेशन है कई सिविलाइजेशंस का। पर्शियन, ईरान का इन्फ्लुएंस है, अफ़गान और तुर्क और सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस है, मंगोल और मुग़ल यहाँ के हुकूमत करते रहे हैं। फिर यहाँ इंडिया के भी हमारी बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं और वो ज़बान एक है। अक्सर नॉर्थ इंडिया को अगर लें, खाने पीने की तो उसने क्या किया? ज़्यादातर तरीके हैं पकवान के वो एक हैं। ये ठीक है, वो गाय का गोश्त हराम समझते हैं, हम खाते हैं, लेकिन बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं। पर जो डिफरेंसेस भी हैं उसमें पाकिस्तान बना था एक फलाही रियासत के तौर पे, एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे, और ज़ियाउल हक ने इसको एक कन्वर्ट किया इनटू ए सिक्योरिटी स्टेट। सिक्योरिटी स्टेट वो होती है, और फ़र्क इनमें ये है कि जो फलाही से रियासत है उसमें हर शहरी की फलाह व बहबूद और तरक्की और इस्तेकाम उस रियासत का बुनियादी असूल और पहली उसकी कंसर्न है और उसके लिए उस पर सोचना है। जबकि जो सिक्योरिटी स्टेट है, कौमी सलामती की स्टेट, उसमें शहरी नहीं बल्कि कौमी सलामती से मुतल्लिक जो अफराद, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में 6 लाख हैं अगर अफवाज और बाकी एजेंसीज़ वगैरह को डाल लें, वो उनके मुफादात सबसे पहले आते हैं। तो ये एक जनरली दुनिया में ये एक इम्तियाज़ है इसका। हमें ज़ियाउल हक ने एक फलाही रियासत से एक नेशनल सिक्योरिटी की रियासत बना दिया। अब उसको बनाने में कुछ इमदाद मिली, इमदाद मिल गई उसको कि रूसी आ गए अफ़गानिस्तान में। ये एक बड़ी हमारे साथ जो अलमिया हुआ है 2 मरतबा हुआ है। पहली मरतबा ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई को 1977 को टेक ओवर किया। आपको पता है मालिक वो 1980 के आखिर तक किसी मुल्क में, किसी दुनिया के मुल्क में वो नहीं जा सका, विज़िट कर सका, कोई उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं था। और फिर 79 में भुट्टो को फांसी दे के, भुट्टो शहीद को तो बिल्कुल ही वो सवाए बर्मा के जनरलों ने उसको बुलाया था जहाँ उसने मंदिर की घंटी बजाई थी। अब वो शख्स जो कि एक अनटचेबल था दुनिया में, वो उसको 27 दिसंबर 1979 को रूसियों ने ऐसा गिफ्ट दिया कि रूसी फ़ौजें उतर आई अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका ने ज़ियाउल हक को गोद में बिठा लिया जो कहता था पीनट्स। कार्टर जो पीनट फार्मर था, प्रेसिडेंट था, उसने 500 मिलियन ऑफ़र किए, उसने कहा पीनट्स मैं नहीं लेने। वो ये आलम यहाँ पहुँच गया। दूसरी दफ़ा हमारे साथ यही जो हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, या मैं 1 मिनट में अर्ज़ कर दूँ, तो वो पारिया था, अनटचेबल था दुनिया में, कोई उसको बुलाने को तैयार नहीं था स्वाय बर्मा के जर्नलों के। लेकिन फिर 9/11 हो गया और वो अमेरिका की गोद में चढ़ के बैठ गया और उसको हमारे ऊपर उसके तसल्लुत को मजबूत कर दिया गया। ये 2 दफ़ा बड़ी हमारे से ज़्यादती हुई है। पर बहरहाल रिवर्टिंग टू ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक ने दूसरा जो उसका बदनुमा कारनामा है ना, कि उसने रियासत
यहाँ की सकाफत, यहाँ के समाज, यहाँ की सियासत को जिन खानों में बांटा वो थे लिसानी, कौमी यानी लिंग्विस्टिक, एथनिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन। उसका ये मानना ये था कि अगर पीपल्स पार्टी की जो ब्रॉड नेशनल कंस्टिट्यूंसी है इसमें दरारें डालनी है तो शिया को सुन्नी के साथ लड़ा दो, चौधरी साहब जो उनके हामी हैं, चौधरी साहब जो उनके हामी हैं, चौधरी साहब जो उनके हामी हैं वो ये कहते हैं कि ये सारी फॉल्ट लाइंस पहले से थी, ज़ियाउल हक ने तो बल्कि एक इस्लामिक आइडेंटिटी दे के इन फॉल्ट लाइंस को ख़त्म कर दिया या एक कवर के नीचे ले आए। इज़ दैट ट्रू? ज़ियाउल हक ने जो इस्लामी आइडेंटिटी थी उसके बारे में भी सुन लें। वो ज़ियाउल हक के दौर में जो प्रपोज हुआ था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का की किताबचा सा 8वीं जमात का, उसका पहला चैप्टर तो था मोहनजोदारो और हड़प्पा में, क्योंकि उनको आप एस्केप नहीं कर सकते, वो कबल इस्लाम ही है और वो आपके बैंक नोट पे भी है। दूसरा चैप्टर उसका था दी सऊदी अरेबिया बिफोर इस्लाम। तीसरा था दी मैसेज ऑफ इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड इन मक्का। चौथा था रेजिस्टेंस टू दी मैसेज ऑफ इस्लाम इन मक्का। पांचवा था दी माइग्रेशन टू मदीना। छठा था द मेदनाइट स्टेट। सातवां था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। और उसके बाद पाकिस्तान की हिस्ट्री थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री उसके साथ उमैयद के साथ दमिश्क चली जाती है और फिर 711 ईस्वी में 711 AD में मोहम्मद बिन कासिम के साथ वापस आती है। ना गुप्ते, ना कुशाने, ना सीस्तानी द सिथियंस, ना हुन, ना बैक्ट्रियंस, बाख्तर, कोई यहाँ की तारीख नहीं थी, वाक़या ही कोई नहीं था यहाँ का। सिर्फ सिकंदर का एक वाक़या था कि एक सिकंदर ने हमला किया और वो पोरस को उसने फिर बिठा दिया उस पर, क्योंकि पोरस इस दलेरी से लड़ा और पोरस ने उसको शिकस्त दी तो पोरस बैठा रहा अपनी राजधानी पे। कभी ये भी होता है कि बादशाह के साथ सलूक ऐसा करते हैं कि उसको फिर लेसन क्या है अपनी हमने सीखा क्या? हमने इन 44 सालों में सीखा क्या चौधरी साहब? और इसमें कभी मालिक बहुत जो नदामत होती है ना, मैं आपको बताऊं, बड़ी नदामत होती है, बड़ा दुख होता है। मैं समझता हूं मेरी जो जनरेशन है ये वो हिंज जनरेशन थी जिसमें दरवाज़ा चलता है, वो हिंज जो होती है कब्ज़ा। हमने अपने माँ बाप से जो पाकिस्तान मिला था उसको बेहतर करके अपने वारसेन को, अपने बच्चों को, औलाद को देना था, जो उससे अगली जनरेशन है। हम इसमें बुरी तरह नाकाम हुए, नाकाम नहीं हुए। हमने हर वो काम किया है, बददियानती से किया है, बदनीयती से किया है, जो इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान रहने ही ना दे जो पाकिस्तान मेरे माँ बाप और आपके माँ बाप और आपके वालिद साहब से हम इंस्पायर होते थे। वो अपने यूथ में वो जो पाकिस्तान उनको मिला था या उन्होंने लिया था, वो पाकिस्तान में कोई ये हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान का इशू नहीं था, इशू ही नहीं था। लेकिन मुस्लिम ये एक मुस्लिम स्टेट थी, इस्लामिक स्टेट नहीं थी। कायदे आज़म इस्लामी रियासत नहीं बनाना चाहते थे, मुसलमानों की रियासत बनाना चाहते थे, मुसलमान रियासत बनाना चाहते थे। लेकिन ज़ियाउल हक ने वो उसका भी बिल्कुल ऐसी मुनाफकत के साथ उसने काम किया कि तालीमी निज़ाम, समाजी निज़ाम, दफ्तरी निज़ाम, हर एक में उसने एक फ़िक़ा को, एक फ़िरके की, वो भी इस्लाम नहीं, एक फ़िरके की बरतरी कर दी।
ठीक, इस मुझे यहीं पे चार साहब इजाज़त लेनी होगी, रन आउट ऑफ टाइम। दिस वाज अ पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव था चौधरी एतजाज़ अहसन का, पढ़े लिखे आदमी हैं, नज़र रखते हैं, मुताला करते हैं। वो कहते हैं कि एक फ़िरके की, लेकिन लेसन टू बी लर्नड है कि जब भी कौमें निज़ामों के बजाय शख्सियात के हाथ में अपना मुस्तकबिल देंगी तो फिर बात कहीं भी जा सकती है। खुशकिस्मती से अगर कायद आज़म जैसा इंसान मिल जाए तो ज़िंदगी बन सकती है, और अगर डिक्टेटर्स हों, ऑटोक्रेट्स हों, तो फिर चीज़ें हमारे सामने ही हैं। खैर, सोच आपकी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।